हमको कर्तव्य भी जानना चाहिए। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया गया है। परिचय से स्टार्ट करते हैं। संविधान हमें सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन दी है कि संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यही प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में है, तो आपको जानना चाहिए कि ये तीसरे भाग में है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार आपको दे दिए गए हैं, अनलिमिटेड हैं, बिल्कुल कोई सीमा उनकी नहीं है, असीमित है, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों का वर्णन है, साथ में उनकी सीमाओं का भी वर्णन किया गया है। बीते हुए 50 वर्षों से अधिक समय में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित हुआ है और कुछ विस्तृत भी हुआ है। इस अध्याय में हम इन बातों को देखेंगे कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिनको डीपीएस भी कहते हैं, उसमें क्या अंतर है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री, मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपके जीवन के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी कर रहे होते तब भी इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए था। अधिकारों का महत्व, सबसे पहले हम देख लें कि अधिकारों का महत्व क्या है। सबको पता है अधिकारों का क्या महत्व है, लेकिन कुछ राजनीति विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे। 1982 के एशियाई खेलों में पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन उनके काम करने की शर्तें खराब थीं। जो टर्म्स ऑफ वर्क था, जो सर्विस कंडीशन थी, वो बहुत ख़राब थी। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है। बेगार और बंधुआ मजदूरी का मतलब है मुफ्त में काम कराना, कुछ नहीं देना उसके बदले में, जैसा है, और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन है। क्या बात आ रही है कि शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन उसका ये उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर सरकार को निर्देश दिया कि उन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तय मजदूरी दिलाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार को जिम्मेदारी दी कि ये गड़बड़ हुआ है, इसको स्वीकार करो और जाके उन मजदूरों के लिए जितना उन्होंने काम किया है उनकी मजदूरी का प्रबंध करो। आगे हम एक और उदाहरण दिया हुआ है, उसको देखते हैं। कितना बढ़िया ये समझाते हैं। देखिए, मचल लालूं, जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा था मुझे लगा कि ऐसी कहानी पढ़कर कोई तैयारी की जा सकती है, मतलब ऐसी कहानी बताकर फिर बहुत बड़ी बातें बता देना, तो ये एनसीईआरटी में ही मिलेगा। मचल लालूं को जब गिरफ्तार किया गया तो वो 23 वर्ष का था। लालूं असम के मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालूं स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लालूं न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालूं को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वो 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य के बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालूं को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मेरे ख्याल से आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। इतनी दर्दनाक कथा नहीं है ये किसी के जीवन में
किसी के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, किसी के जीवन में घटित घटना है ये, क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता नहीं है, ऐसा होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतीय नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मचल का पूरा जीवन व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालूंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में नहीं होते। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका पालन किया जाता, उन अधिकारों को लालूंग को दिया जाता, तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। पहली प्रश्न कर रही है, अगर लालूंग धनी और ताकतवर होता तो क्या ऐसा होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या ऐसा होता? क्या होता तब? क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? संकेत ये किया जा रहा है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कमजोर है, जिसको अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, उसका शोषण होता है। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है। मैंने चैप्टर शुरू करते ही आपको बताया कि इन बातों को हर नागरिक को जानना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रश्न करने के लिए, लेकिन अगर नहीं भी तैयारी कर रहे होते तब भी आपको जानना चाहिए था। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, अभी आगे सब एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। अधिकारों का घोषणा पत्र, ये क्या है देखते हैं। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। सूचीबद्ध इसलिए किया जाता है कि एक प्रूफ रहे, एक रिकॉर्ड है कि ऐसे ऐसे अधिकार हैं। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की जो एक सूची होती है, जिसमें ये दिया होता है कि कौन कौन से अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं, सरकार जिनका संरक्षण करेगी, सरकार प्रदान करेगी। सरकार अगर इसको नहीं पूरा करा पाएगी तो न्यायपालिका है ना। संरक्षण तो एक प्रकार से न्यायपालिका कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में अभी मत जाइएगा। कुल मिलाकर अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो न्यायपालिका उसके ऊपर बैठी है। तो ये जो सूची होती है वो क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र है। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। यानी कि ये तो सरकार के विरुद्ध है। सरकार वहाँ पे ऐसा कहना कि सरकार इसको करेगी तो ठीक है, सरकार बहुत बार नागरिकों के लिए अच्छे कार्य करती है, नागरिकों के अधिकारों को प्रदान करती है, लेकिन सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर सरकार इसका हनन करती है, उल्लंघन करती है, किसी तरह से कुछ गड़बड़ होता है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होती है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यहाँ पर सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, अब यहाँ पे देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। अब कई बार यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, लेकिन कई बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं हो सकता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत सुप्रीम बॉडी है। आप ये मानते होंगे कि उसके द्वारा कैसे होगा, क्योंकि उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है इंडिया में, उसके बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा। लेकिन होता है। उदाहरण ये है कि अगर किसी को न्याय मिलने में देरी हो रही है तो एक रूप से ये अधिकारों का हनन ही तो हुआ। और अधीनस्थ न्यायालय जो है
उनके द्वारा तो गड़बड़ियाँ होती ही हैं। खैर, यहाँ पर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी बॉडी को हम ये नहीं कह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे जो, हमको यहाँ पे समझना है कि अधिकार क्या हैं, अधिकार किसके विरुद्ध मिले हैं, अधिकार किस लिए हैं, किसको मिले हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, बस इसका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य यही है कि समझ में आए, किसी तरह आए। बूझो ने कहा कि मैं समझ गया, अधिकारों का घोषणा पत्र वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है। देखिए ये बदमाश आदमी कितना बढ़िया ही समझ जाता है सब, ठीक है ना। तो आप लोग भी समझ गए होंगे, बूझो इनसे तो ज़्यादा दिमाग है ही है, निश्चित तौर पर हम लोगों का दिमाग इनसे ज़्यादा है। ये तो अभी बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप का छोटा सा बच्चा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था, मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जिन्हें सुरक्षा देनी थी उन अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया गया और उनको कहा गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इसीलिए बार बार बात आती है कि सरकार के खिलाफ ये मिलते हैं हमको, सरकार भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। वैसे तो आप मानते होंगे, सब लोग मानते हैं कि सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, वही नियम कानून सब बनाती है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि मौलिक अधिकार साधारण अधिकारों से कैसे भिन्न है, तो बस आप उत्तर यही दीजिए कि मौलिक अधिकार साधारण अधिकारों से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसके लिए संविधान स्वयं इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान स्वयं लेता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है, संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को 1 मिनट, इस पेज में 1 मिनट प्लीज वेट, रोकने की शक्ति और उत्तरदायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास। ये डिस्कस हम कर चुके हैं। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि ये असीमित नहीं है, निरंकुश नहीं है कि इस पे कोई अंकुश ना हो, लिमिटेड है ये। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। तो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध आप ध्यान रखिएगा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अब पीछे कुछ छोड़ दिए थे, उनको हम देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। आप सोच रहे होंगे हमको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या मतलब है? मतलब है जो हमारा संविधान है बहुत सारे संविधानों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर बना हुआ है। अगर हम दूसरे देश के संविधान, दुनिया देश की बातों को देखेंगे तो समझ ज़्यादा अच्छी विकसित होगी। तो हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। हमारे यहाँ जो
चीज़ें दी हुई हैं उनसे भी ज़्यादा व्यापक देखिए यहाँ लिखा हुआ है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है। कौन कौन से अधिकार हैं इनको देख लेते हैं एक करके। गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार अब हमारे यहाँ भी है, लेकिन मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं उनको डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है कहाँ पहुँचे क्या समझे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों को की घोषणा पत्र से करें। उन अधिकारों की एक सूची बनाएं जो दोनों संविधानों में पाए जाते हों, दक्षिण अफ्रीका में हो पर भारत में नहीं हो, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए हों और पर भारतीय संविधान में निहित माने जाते हैं। ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ। इसको देख के और अपने जो अधिकार हैं उनको देख के, दोनों को देख के, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको नहीं, जो डिफरेंट हैं, जो वहाँ पे ज़्यादा हो या यहाँ पे ज़्यादा हो, उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना काम आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें याद रहेंगी। अब हम बात करते हैं समता का अधिकार। हो सकता है वो सब उत्तर आपको अभी सब मिल जाए। समता का अधिकार, निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? क्या बातें हैं, आइए देखते हैं। स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। समझ रहे हैं क्या बात? यहाँ पर मुद्दा क्या उठाया जा रहा है? वो दलित था, यानी कि जाति भेदभाव, जो जातिवाद है, जो हमारे यहाँ दलित को माना जाता है कि अछूत की जो धारणा है, ठीक है, इस कारण से ऐसा किया उसने, दुकानदार ने। दूसरा है, टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इनका कारण ये बताया गया कि वे सभी 45 की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। क्या हो रहा है? लिंग असमानता, लिंगगत भेद किया जा रहा है। महिला के साथ भेद हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। उसी उम्र के पुरुष को नौकरी पर रखा गया और महिला को निकाल दिया गया। अच्छी बात है ये? कतई अच्छी बात नहीं है। अब ये जो दोनों स्थितियां हैं, ये जो भेदभाव के उदाहरण हैं, एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। आपकी राय में क्या ऐसा उचित है? वही बात जो मैंने आपसे पूछा। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। भूमिका इसलिए बांधी जा रही थी कि समता का अधिकार है क्या, यानी कि सबको समान रूप से दर्जा दिया जाए, समान है सब लोग, ये माना जाए, समानता का अधिकार है ये सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। समता के अधिकार के तहत ये अधिकार सबको मिला हुआ है, जो भारतीय नागरिक है सबको मिला हुआ है। ये उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव को वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश दिया जाता था, समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, ऐसा कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। ये कुछ कमियां हमारे यहाँ पाई जाती थी, यानी कि अगर कोई दलित है तो वो पूजा स्थल पर नहीं जा सकता, वो सार्वजनिक स्थल पर जो सामान्य जाति के लोग हैं उनके साथ उठ बैठ नहीं सकता। तो ये सारी बातें, क्या ऐसी बातें हमारे देश में होती हैं या ये सब केवल काल्पनिक है? बताइए आप, होती हैं कि केवल काल्पनिक है? आपको पता होगा। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि
प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। यहाँ पर एक बात आई है कि सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इनको छोड़कर, ये बात हो रही है कि उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना और शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, इनको उपाधि प्रदान की जाएगी और किसी को कोई उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी, यानी कि सबको समान समझा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फला के बेटे हैं, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, राष्ट्रपति के बेटे हैं, मिनिस्टर के बेटे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी बिजनेसमैन की धर्मपत्नी है ये, तो इनको सम्मानित कर दिया जाए, ऐसा नहीं। क्या आपको लगता है ऐसा नहीं होता है? लिखा पढ़ा तो यही है, लेकिन अन्य तरीकों से भेदभाव अभी भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ पे वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। जो बात किताबों में लिखी है उसी को हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 16(4). इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। तो अनुच्छेद 16(4) ये क्या है? आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आरक्षण से संबंधित है, यानी कि ये ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की कोशिश करेगी जो पिछड़े हुए हैं राज्य में। आइए बात करते हैं जो छूटा हुआ कुछ पोर्शन है। इस बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और उन अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या है, बहुत सही से रट लीजिए, इसको घोलकर पी जाइए, पीसकर चटनी बना लीजिए, उसको आप चाट लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन इसको भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा, और केवल याद ही ना करिए, इसको समझकर इसको आप याद करिए, आत्मसात कर लीजिए, जिसे कहते हैं ना आत्मसात करना, पचा लेना, तो ये आपकी लैंग्वेज में आएगा। जहाँ भी आप आंसर लिखेंगे, जहाँ भी आप बोलेंगे, उसमें आएगा, सब कुछ आपका सुधरेगा, प्रारंभिक परीक्षा भी आपकी सही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। समता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण। पहला, बिल्कुल सही से ध्यान रखिएगा, कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कि कहाँ का रहने वाला है, किस वंश का है, मतलब किस वंश का है, कहाँ का रहने वाला नहीं। जाति के आधार पर, लिंग पुरुष है कि महिला है, जन्म स्थान के आधार पर, ये पीछे बात आ ही गई। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता होगी, किसी को रोका नहीं जा सकता। रोजगार में अवसर की समानता होगी, इस आधार पर हम किसी को रोजगार से वंचित नहीं कर सकते कि तुम फला जाति के हो इसलिए तुमको रोजगार नहीं दिया जाएगा। छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, ये समता का अधिकार हुआ। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम देखें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की, संगठित होने की, भारत में कहीं आने जाने की, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार है। कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का, आपको कोई ये नहीं रोक सकता है कि आप जूता की फैक्ट्री को लगा रहे हैं या आप सोने चांदी जौहरा, पहले होता था कि सोनार लोग सोना चांदी बेचते थे, अब देखते हैं आप कोई भी दुकान खोल सकता है, अपना शोरूम बना ले, या वो चाहे तो थोक में बेचे। कोई कभी रोकता है? कोई नहीं रोक सकता है, रोक ही नहीं सकता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपके ऊपर कोई लगा है अपराध, कि आपने कोई अपराध किया है, वो दोष सिद्धि आपके ऊपर की जा रही है, हो सकता है आपने न किया हो, वैसे फंसाए गए हो, तो उसके विरुद्ध आप मांग कर सकते हैं, आप उसके विरुद्ध अदालत में पेश होकर अपनी बात रख सकते हैं वकील के माध्यम से स्वयं भी, कि आपने ऐसा नहीं किया है, तो इसके खिलाफ संरक्षण है। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? इन्हीं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत
आते हैं। आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव का दुर्व्यापार, कई बार पहले क्या आप देखे होंगे, सुने होंगे, देखे नहीं होंगे, लोगों को अभी भी उदाहरण ऐसे मिलते हैं, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था कि लोगों को बेच दिया जाता था गुलाम के रूप में। तो वो नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, यानी कि काम के बदले आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। आप जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें एज है भी कि इस उद्योग में इतना एज, नॉर्मली 14 साल से जो छोटा बच्चा है उसको, फिर कई उसमें कैटेगरी भी बनाई गई हैं। खैर वो जब समय आएगा तो हम पढ़ लेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है। आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और इसी के आड़ में कई बार जो बाबा लोग हैं ना, निर्मल बाबा और गंगाजल बाबा और पता नहीं कौन कौन से बाबा आ जाते हैं, और एक से एक बाबा हैं, राम रहीम बाबा भी। खैर यहाँ पर मैं, अगर आपकी आस्था होगी तो मैं उस अधिकार का हनन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इसी के आड़ में वो सब अपना धंधा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके आड़ में भी बहुत सारी गतिविधियाँ गलत होती हैं कई बार। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि कई बार मदरसों में ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं कि वहाँ पे आतंकवादियों ने पनाह ली। तो ये सब इन्हीं चीज़ों के आड़ में होता रहता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देखें तो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। आप अगर मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल पा रहे हैं, लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये अधिकार हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं क्या कुछ डिस्कस करने लायक अगर होगा तो उसको करेंगे, नहीं तो डिस्कस करने लायक तो पूरा है। कहने का मतलब कहीं पे एक स्टॉपेज अब हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा था, क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? क्या पढ़ी? मैंने कहा था ना कि इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यह समानता को कैसे परिभाषित करता है। आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रस्तावना बिल्कुल याद होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड, जिस क्रम में वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि उससे डायरेक्ट प्रश्न भी आता है, ऐसे क्रम पूछ लेता है। और प्रस्तावना तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मुझे याद है, सुनाऊं? मैं सुना सकता हूं, आप इसको याद कर लीजिए, फिर कल मैं सुनाऊंगा आपको। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। संविधान क्या स्पष्ट करता है कि सरकार अगर चाहे तो बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है। आरक्षण की जब बात आती है, इसी के तहत आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को भी आरक्षण इसी के तहत दिया जाता है। चलो ठीक है, कुछ लोगों को आरक्षण आज भी दिया जाता है कि वो किसी जाति विशेष से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो आधार था वो खत्म हो चुका है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े नहीं रह गए, लेकिन क्योंकि जातिगत है तो वो चला आ रहा है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में सुना होगा। देखिए आगे बात आ ही गई। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद भी यहाँ आरक्षण क्यों है। कोई भी चीज़ कभी कभी अच्छाई के लिए प्रारंभ की जाती है, लेकिन कुछ समयोपरांत वो समाज के लिए या देश के लिए गड़बड़ रूप में प्रस्तुत हो जाती है, यानी कि वो एक तरह से अव्यवस्थित हो जाती है। उसकी ज़रूरत नहीं होती है तब भी वो परंपरा के रूप में चलने लगती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगती हैं, यही सब होता है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है, जो अभी हमने पढ़ा था, कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना को देखें तो अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है।
ठीक है, ज़रूरी है, फिर भी आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आपको लगेगा कि इसमें जो लोग मुख्यधारा में अब शामिल हो गए हैं उनको नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार कुछ बनाया जाना चाहिए। तो ये वीडियो लगभग आधे घंटे का हो गया है, आधे घंटे से ऊपर जा रहा है। अब इसको हम स्टॉप करते हैं यहीं पे, और ज़रूरत के अनुसार आगे इस क्लास को हम पार्ट में, तो ये पहला एपिसोड इसका हो गया। अगले एपिसोड में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे।